आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ है आज एक स्पेशल गेस्ट महिमा जी, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल 2019 को क्रैक किया। ना ही क्रैक किया बल्कि अपनी पहली प्रेफरेंस की पोस्ट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट इन्होंने हासिल करी। तो आज ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने पढ़ी। मतलब जो आप लोगों के डाउट्स भर भर के आप लोग मुझसे पूछते हो ना कमेंट्स पे और इंस्टाग्राम पे, वो सारे आज हम इन्हीं से पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मेरी ओर से महिमा जी के लिए ये है कि आपने एक्साइज ही क्यों चुना, जबकि ज्यादातर लड़कियां सीएसएस या मिनिस्ट्रियल पोस्ट को प्रेफर करती है। तो व्हाई एक्साइज, व्हाई नॉट एनी अदर पोस्ट? एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट से ज़्यादा यूनिफॉर्म पोस्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। इसीलिए मेरे भाई का भी एक ड्रीम था कि मेरी बहन एक यूनिफॉर्म पोस्ट में हो, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। तो मतलब यहाँ पे वर्दी एक ड्राइविंग फैक्टर था जिसने मतलब जिसने मोटिवेट किया कि एक्साइज के लिए पढ़ाई करनी है। आप हमारे व्यूअर्स को अपनी रैंक और मार्क्स के बारे में बताएं। स्पेसिफिकली ये बताएं कि आपके टीयर 1 में कितना स्कोर था, टीयर 2 में कितना स्कोर था, और क्या टीयर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टीयर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मेरी AIR 1715 है और मेरे मार्क्स टीयर 1 में 149 थे और टीयर 2 में मैथ्स में 244 और इंग्लिश में 195 मार्क्स थे। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि टीयर 1 मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स लाना, मार्क्स गेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि मेरे टीयर 1 में मार्क्स बहुत कम आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि अब मैं टीयर 2 मुझे देना भी चाहिए कि नहीं। तब मैं भैया से मिली थी, मैंने भैया से पूछा कि टीयर 1 में इतने कम मार्क्स हैं मेरे, तो मुझे टीयर 2 देना भी चाहिए या अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो भैया ने मुझे कहा कि नहीं, एक बार देना तो चाहिए और पूरी मेहनत से देना चाहिए, ताकि आपको एक चांस तो लेना चाहिए। आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो फिर मैंने टीयर 2 दिया था और उसमें इतना अच्छा स्कोर हुआ जिसकी वजह से आज मुझे ये पोस्ट मिल गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझसे मिलने आए थे, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी महिमा जी। इन्होंने मुझसे पूछा था कि भैया टीयर 1 में तो बहुत कम स्कोर रहेगा, मेंस दूं या अगले टीयर 1 की प्रैक्टिस करूं। तो मैं जैसा आप लोगों को हमेशा बोलता हूं अपनी हर वीडियो में कि देखो, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है तो आपका बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा स्कोप होता है मार्क्स को इंप्रूव करने का। और देखो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है जिनका टीयर 1 में बहुत कम भी नहीं कह सकते स्कोर को, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर था, बहुत ज्यादा भी नहीं था, बट टीयर 2 में देखो ना, इन्होंने पूरा कमाल कर दिया और अपनी ड्रीम पोस्ट ले ली। तो जिन भी लोगों का टीयर 1 क्लियर है, भाई मेहनत से टीयर 2 की तैयारी दो और देना है टीयर 2, घबराना नहीं है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के साथ। आप लोगों का सबसे फेवरेट सवाल, आपने कोचिंग ली थी या नहीं ली थी? ली थी तो कहाँ से ली थी और कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया था? बुक्स के तो ढेर सवाल आते हैं, तो बुक्स का डाउट क्लियर करो। हाँ जी, एक्चुअली मुझे कोचिंग का, तो जैसे सब लोग बोलते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए, तो मैंने भी सोचा कि मैं कोचिंग ले लेती हूँ। तो मेरे पास में एक कोचिंग सेंटर था महिंद्रा, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने अराउंड 4 मंथ्स के लिए ली थी कोचिंग। फिर उसके बाद उसमें मैं क्या करती थी, जो भी वहाँ पे सर कराते थे उसके बाद आके मैं घर पे उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस किया करती थी, जिससे मुझे एक डायरेक्शन मिल गई थी कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्री के लिए मैंने मैथ्स के लिए तो सबसे है ही किरण की बुक को मैंने किया था फॉलो मैथ्स के लिए। वहाँ पे ऐसे जो भी किरण, वो प्रीवियस ईयर ग्रीन कलर वाली बुक। हाँ जी, मैं भी उसी से पढ़ा था अपने टाइम से। हाँ जी, तो प्री के लिए ऐसा होता था कि जो भी सर कोचिंग में करा रहे हैं वही क्वेश्चंस को मैं आके वही टॉपिक को किरण में से सारे कर लेती थी। तो एक बार वो किरण की बुक तो मैंने उन्हीं 4 मंथ्स में कवर अप कर ली थी, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ मैथ्स मैं कर लूँगी अच्छे से। और फिर इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए मैंने SP बख्शी को रेफ़र किया था। इंग्लिश की उसके लिए ग्रामर पार्ट के लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट की इंग्लिश बुक कवर की थी। उसके बाद जीके तो लूसेंट है ही, वो तो सब वही करते हैं। वो मेरे ख्याल से जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा ना, हर बंदे ने खरीद जरूर रखी होगी। कोई पढ़ता ना पढ़ता वो एक अलग चीज है, होगी सबके पास। हाँ जी, पढ़े थे आप लूसेंट? हाँ मैं पढ़ा था। पूरी लूसेंट अच्छे से पढ़ी? पूरी नहीं, मतलब हिस्ट्री वाला पार्ट, ज्योग्राफी वाला पार्ट किया था, बाकी बायो और ये साइंस वगैरह नहीं उतनी ही पढ़ी जितनी एक नॉर्मल एस्पिरेंट पढ़ता है। जीके पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। हाँ जी, ज्यादा फोकस नहीं किया था मैंने जीके में। और बाकी रीजनिंग भी वही जो सर कराते थे, फिर घर आके मैं वही किरण से प्रैक्टिस करती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी से ही काफी हो गया था। हाँ जी, वैसे प्रीवियस ईयर का बेस्ट मेरे को पर्सनली भी किरण ही लगता है, क्योंकि अच्छा
एरर नहीं होते ज्यादा हाँ जी, हाँ जी, और क्वेश्चंस भी इतने होते हैं कि प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्वेश्चंस हैं और वो साथ में एक वो भी लिखा होता है कि कौन सा एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ जी, तो उससे भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। हाँ जी, और कितनी बार आए ये भी पता चल जाता है। ये तो हुई टियर 1 की बात। टियर 2 में कौन कौन सी कोई बुक्स बदली थी टियर 2 में या यही फॉलो करी थी? ये भी की थी किरण को एक बार दोबारा, तो क्योंकि करना ही था। अच्छा। वो दोबारा की थी। फिर राकेश यादव के क्लास नोट्स भी मैंने किए थे अपने और डेवलप करने के लिए अपने उनको। फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने MB पब्लिकेशन की थी, जो कि 2-3 बार तो मैंने उसे किया था लगातार। हाँ जी, जितनी बार मतलब मैं कर सकती थी ना। मेरे कॉलेज में एक सर थे, वो मुझे ऐसा बोलते थे कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है ना तो आप एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ के भी नहीं आती दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार भी नहीं आ रही तो तीसरी बार भी पढ़ लो। आप तीसरी बार में अगर आपको समझ नहीं आएगी ना तो वो याद तो ज़रूर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यही रूल को फॉलो किया करती थी कि अगर मुझे कुछ नहीं याद हो रहा है तो मैं एटलीस्ट उसको पढ़ लूं, ताकि करते करते ही मुझे याद हो जाए। क्या पता एग्जाम में हिट कर जाए वो चीज। तो हाँ ये बड़ी अच्छी टिप लगी मुझे, आप लोगों के भी काम आ सकती है, मेरे भी काम आएगी आगे आने वाले समय में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अपनी रूटीन के बारे में बताओ, अपना टाइम टेबल बताओ कि कितने घंटे पढ़ते थे। क्या 15-15, 20-20 घंटे पढ़ते थे, सिर्फ 3-4 घंटे सोते थे, या एक नॉर्मल इंसान को जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ते थे? मैं तो बिल्कुल मतलब ऐसी लड़की हूँ ना कि रात को 10 बजे सो जाना, मतलब उससे ज़्यादा देर तक तो मैं जग ही नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ, और सुबह भी इतनी जल्दी नहीं कि 4-5 बजे मैं पढ़ने लग जाऊँ। नॉर्मली 6-7 बजे मैं उठती थी आराम से। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके मैं सबसे पहले वोकैबुलरी लर्न कर लेती थी कि सुबह सुबह, ये मेरे पापा बोलते थे कि सुबह सुबह का टाइम ना लर्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं वोकैबुलरी उसी टाइम पे उठाती थी ताकि मुझे वो याद हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना वाना खा के उसके बाद मैं बैठती थी मैथ्स करने के लिए। कम से कम 3 घंटे अपने पास लेके रखती थी मैं। उसमें पहले 1.5 घंटा किया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटा और किया। मैथ्स के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद फिर एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा ब्रेक कितनी देर का होता है ये बताओ, क्योंकि कुछ लोगों को ना थोड़ा सा की डेफिनेशन नहीं है। 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटे के लिए बाहर चले जाएंगे, फिर 1.5 घंटा पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वो डिफाइन कर दो कि वो थोड़ा सा 5 मिनट है, 15 है या आधा घंटा है? नहीं, थोड़ा सा का मतलब बस 10-15 मिनट। मैं जो मेरा फ्लोर था पढ़ने के लिए जहाँ मैं बैठती थी रूम में, वो फर्स्ट फ्लोर पे था और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स नीचे रहते थे। तो मैं नीचे चली जाती थी उसी 10-15 मिनट में सबसे मिलाई, क्योंकि ऐसे दिन भर बैठे जा वापस पढ़। हाँ जी, हाँ जी। वो अच्छा, कैसे पढ़ते थे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो किताब लेंगे बेड पे लेट जाएंगे और पढ़ रहे हैं, वहाँ नींद आ रही होगी ऐसी। आप कैसे, मतलब टेबल चेयर पे पढ़ते थे, जमीन पे बैठ के पढ़ते, कैसे पढ़ते थे? टेबल चेयर तो मुझे चाहिए होता था पढ़ने के लिए, क्योंकि बेड पे बैठे बैठे मुझे बहुत लेजीनेस फील होती थी, तो इसीलिए मैं टेबल चेयर पे आराम से बैठ के पढ़ती थी। और ये मेरे को मोटिवेटिंग फैक्टर मेरा इतने टाइम तक बैठने के लिए ये होता था कि मैं इतने टाइम अगर बैठ जाऊंगी तो इसके बाद मुझे रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे ना म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, तो सबसे बड़ा मुझे ये लगता था कि चलो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, उसके बाद मैं म्यूज़िक सुन लूँ, थोड़ा सा मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए। ड्राइविंग फैक्टर था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो ये आप सुबह उठे, वकात पढ़ी, फिर थोड़ी देर के बाद मैथ्स पढ़ा 3 घंटे, तो लगभग मेरे ख्याल से दोपहर हो जाती होगी। हाँ जी, हो जाती थी, 1 बज जाती थी। 1 बजे तक ये सारा दोनों चीजें जोड़ा। मतलब बहुत सारे लोग जब तक सो के उठे नहीं होंगे, मैडम ने इंग्लिश की वोकैब और मैथ्स दोनों निपटा लिए। समय का पूरा उपयोग देखो कैसे होता है। आप लोग अगर अभी सो रहे हो 11-12 बजे पढ़े सुबह और सुबह 11-12 बजे उठते हो, तो ऐसे नहीं होता ऐसे सीजन क्रैक। हलवा नहीं है कि भैया फॉर्म भर दिया तो क्रैक हो जाएगा, ऐसे करनी पड़ती है मेहनत। आगे बताओ। फिर 1 बजे के बाद लंच के 1 बजे के बाद लंच किया तो 3 बजे तक मैं आराम से टीवी देखती थी, थोड़ा सा कर लिया। फिर उसके बाद 3 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाती थी मैं। उसके बाद मैं उठाती थी जीके, क्योंकि दोपहर का टाइम होता था, सब ऑलमोस्ट शांति हो जाती थी घर में, तो पढ़ लो थोड़ा सा, उस टाइम पे अच्छा होता था पढ़ना। तो मैं उस टाइम पे जीके पढ़ने के लिए बैठती थी, 2 घंटे बस जीके पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं लर्निंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैथ्स में ज़्यादा अच्छी हूँ, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम दे देती थी मैं। तो लर्निंग में अच्छी नहीं हूँ तो 2 घंटा वो पढ़ लिया। 2 घंटा जीके को देते थे आप? हाँ जी। मेरे ऐसा बंदा तो खाना खाने के बाद 2 घंटा तो जीके की किताब उठा के सो ही जाएगा। एनीवेज 2 घंटा जीके को देते थे, बहुत अच्छा टाइम है जीके के हिसाब से, बहुत अच्छा टाइम है। हाँ जी। तो अभी ये करते करते तक शाम के 5-5:30 बजे। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या करते थे? फिर थोड़ा सा वॉक के लिए निकल जाती थी, वॉक करती थी, रिक्रिएशन वॉक कर लिया, मिलना हो फ्रेंड्स वगैरह से। हाँ जी, वो उसी टाइम में हो जाता था। फिर उसके बाद मैं 6:30 के आसपास बैठ जाती थी दोबारा से करने के लिए। 7:30 से 6:30 से फिर 8:30 तक मैं रीजनिंग करती थी। हाँ जी। फिर उसके बाद बस खाना वाना खाया। रीजनिंग वैसे जैसे आपने बताया कि जो आपको कोचिंग में पढ़ा रखा था वही कंसेप्ट और प्रैक्टिस फ्रॉम किरण। हाँ जी।
तो ठीक है, रीजनिंग के लिए 2 घंटे सफिशिएंट इनफ। उसके बाद अपना डिनर किया और सो गए। देखो कितने अच्छे से इन्होंने अपने टाइम टेबल को मैनेज कर रखा है, इन्होंने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। हेल्थ की बात करें तो वॉक के लिए भी टाइम निकाला, रिक्रिएशन की बात करें तो उसके लिए भी टाइम निकाला, दोपहर को 2 घंटा रेस्ट भी किया, 1 से 3 आपने बोला ना, खाना खाने के साथ 2 घंटा रेस्ट किया। मतलब कितने अच्छे से, कितने वेल प्लान्ड इन्होंने वो करा। ऐसे ही नहीं होता यार ऐसे सीजीएल क्रैक, ऐसा कुछ सोचना पड़ता है और ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो मोटिवेट हो आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि आप कितने मॉक्स लगा देते प्री में, कितने लगाए मेंस में, और दोनों में स्कोर क्या रहता था? प्री में कितना रहता था और मेंस मैथ्स और इंग्लिश दोनों में लगभग क्या स्कोर रहता था, एवरेज स्कोर क्या रहता था? मॉक्स की तो इम्पोर्टेंस मुझे शुरू से ही पता थी, क्योंकि मैंने जितने भी बंदों से बात की थी कि मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, उन्होंने यही कहा था कि मॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं क्या करती थी कि संडे के लिए, स्टार्टिंग के 1-2 महीने नहीं, थोड़ा सा बेस बनने के बाद हर संडे टू संडे में मॉक्स देती थी। मतलब प्री के टाइम में 2 दे दिए, एक सुबह एक शाम को, और मेंस में ऐसा करती थी सुबह मैथ्स दे दिया और शाम को इंग्लिश दे दिया। तो ऐसे काउंट नहीं किए, बट हाँ मेरी मतलब रेगुलरली मैं मॉक्स तो देती ही थी। और जितना मेरा मॉक्स में स्कोर स्टार्टिंग में तो बहुत कम रहता था, मैंने स्टार्ट 110 से किया था, फिर अच्छा, मतलब पहले मॉक में 110 नंबर आए? हाँ ये कम नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शायद 14-15 नंबर भी आते होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग भी कर सकते हो अच्छा स्कोर। हाँ जी, तो मैंने 110 से स्टार्ट किया था, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो 140 तक पहुंचा था प्री के टाइम तक। ओके। तो प्री के टाइम तक बस 140 ही आता था, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं आता था मेरा। पर फिर भी जब मैंने पेपर दिया तो लगभग इतना ही रहा। इसीलिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको उतना ही आइडिया लग जाता है कि जितना आपके मॉक्स में आ रहे हैं आप प्री में उतना ही कर पाओगे। हाँ जी, तो मेरा भी लगभग इतना ही रहा था स्कोर। तो फिर उसके बाद मॉक्स मेंस में मैंने थोड़ा एनालाइज करते थे मॉक टेस्ट को आप? मतलब हाँ जी, एनालाइज करती। जैसे मान लो आपने 1 घंटे का मॉक दिया, तो उसको एनालाइज करने में लगभग कितना समय लगाते थे और कैसे करते थे एनालाइज? एनालाइज में जो करेक्ट आंसर्स होते थे उनको तो चेक नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनको तो मैं मैनेज कर लूँगी। स्टार्टिंग में मेरे लिए इम्पोर्टेंट था सही करना, तो जो मेरे गलत क्वेश्चंस होते थे मैं उनको देखती थी सबसे पहले, फिर पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करती थी। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर मैं सल्यूशन देखती थी, और अगर हो भी रहे हैं तो भी मैं एक बार सल्यूशन देख लेती थी। जो उन सब मुझे बेटर लगता था ऑप्शन, फिर मैं उससे कोशिश करती थी कि भाई सॉल्यूशन में कोई ऐसा तरीका मिल जाता है जो आपके तरीके से थोड़ा बेटर होता है। तो एनालाइज करना मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। टियर 2 में कितना स्कोर आता था मॉक में आपका? टियर 2 में मेरा मैथ्स में तो 170 के अराउंड आ जाता था, क्योंकि वो भी बहुत टाइम के बाद। स्टार्टिंग में तो वो भी कम, तो स्टार्टिंग में तो फिर आपकी तैयारी चल रही होगी ना अभी, मतलब एक्चुअल मॉक तो जब आप पेपर देने जाओगे जब तक तो तैयारी हो जाएगी, तो एक्चुअल मॉक तो पूरी तैयारी के बाद ही स्कोर बताएगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो स्टार्टिंग में तो कम ही रहता था, फिर बाद में 170 तक आने लग गया था। डिसेंट स्कोर है। हाँ जी। और इंग्लिश में भी ऐसा होता था, इंग्लिश तो 180 तक भी पहुंच जाता था। अच्छा आ जाता था मेरा स्कोर। फिर मतलब मॉक से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। लगभग कितने मॉक दिया आपने प्री में और टियर 2? मतलब मैं हर संडे टू संडे लगा ही लेती थी। और बाद में एग्जाम के पास फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे या तब भी कम? नहीं, एग्जाम जब आने वाला होता था तो मैं फ्रीक्वेंसी कम कर देती थी, क्योंकि मेरे को टेंशन हो जाती थी मॉक्स के मार्क्स। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम से पहले अपने मॉक्स को बढ़ा देना है। जैसे इनको टेंशन हो जाती थी, हो सकता है आप लोग भी नर्वस हो जाए, तो कई बार नर्वसनेस से भी परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक चीज है, आप एग्जाम से पहले छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा पहले मॉक देके कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो अगर एग्जाम से कुछ दिन पहले नहीं भी दोगे तो चलेगा। आपने अभी बताया कि मॉक टेस्ट में शुरू में कम स्कोर आता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कितना समय लगा स्कोर एम्पल आने में, और टोटल तैयारी में आपको कितना समय लगा? मतलब कुछ लोगों का ये सवाल होता है क्या हम 1 साल 2 साल में तैयारी कर सकते हैं या 3-4 साल देने पड़ेंगे, और कुछ लोग 3-4 महीने में कर लेते हैं। तो आपको कितना समय लगा, और जो आपका मॉक में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आने लगा वो कितने समय के बाद आने लगा? हाँ जी, तो मेरी ग्रेजुएशन जैसे ही ख़त्म हुई थी वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दी थी इसकी तैयारी, सीजीएल की तैयारी करने। तो मैंने जून 2019 में स्टार्ट की थी तैयारी करना, और फिर मार्च 2020 में मेरा एग्ज़ाम था। तो लगभग 9 महीने मैंने लिए थे प्री की तैयारी करने के लिए। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी इतने टाइम में करी थी मैंने। और फिर ऐसा था कि स्टार्टिंग के 2 महीने लगभग मुझे लगे थे कि अभी मॉक्स नहीं देने, थोड़ा सा मैं पहले बेस बना लूँ, अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, उसके बाद मैंने देने शुरू किए थे। तो ऐसे मतलब अगस्त के आसपास आपने मॉक देने स्टार्ट? हाँ जी, स्टार्ट कर दिया था। और वो स्कोर कब तक पहुंच गया था जो आपने पीक स्कोर बताया 140 वाला? वो तो फिर पेपर तक आते आते धीरे धीरे ही बढ़ रहा था। हाँ जी, मतलब बढ़ जाता है स्कोर। हाँ जी, स्कोर बढ़ जाता है, 120 तक तो स्कोर पहुंच जाता है। उसके बाद बढ़ने में टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था।
लेकिन पहुंच गया था। हाँ, वो प्रिसीजन जितने प्रिसाइज होते जाओगे उतना मुश्किल होती है वो हाँ जी। अचीव करनी प्रिसीजन। तो बट कोई नहीं, मेहनत हो, हार्ड वर्क करो, अच्छे से करो, डेडिकेटेडली करो तो स्कोर भी आ जाता है और नौकरी भी मिल जाती है। और जैसे आपने बताया कि आपको 9-10 महीने का समय लगा तैयारी करने में, तो 9-10 महीने भी कम समय नहीं होता। तो 9-10 महीने तक आपने जैसे शेड्यूल बताया, इस शेड्यूल को कॉन्टिन्यूसली पढ़ना, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मोटिवेशन अंदर से कोई एक मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर होगा। तो आप कुछ बता सकते हैं कि क्या चीजें आपको मोटिवेट करी या किन चीजों ने आपको ड्राइव किया कि आप इतनी मेहनत करें और एक ही अटेम्प्ट में अपना मतलब ड्रीम पोस्ट ले लें? हाँ जी, तो जैसे ग्रेजुएशन मैंने की थी ना, वो मैथ्स ऑनर्स से की थी, तो इस पर्पज़ से की थी कि इसके बाद ना मैं इसमें मास्टर्स कर लूँगी और पीएचडी कर लूँगी मैथ्स में। तो लेकिन जैसे मेरे मामा जो हैं वो डिफेंस में ही हैं और मेरे पापा भी डिफेंस में थे, तो मुझे एक अंदर से था कि नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। और दूसरा, मेरे भाई बहन भी इसी फील्ड की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस फील्ड में जाऊं, एक बार ट्राई करूं इसको देने के लिए। तो फिर मैंने इसकी तैयारी करना शुरू किया था। फिर जब ये टाइम में प्रिपरेशन कर रही थी, थोड़ा सा मुश्किल होता था, बोरिंग भी होता था कि सेम शेड्यूल को बार बार फॉलो कर रही हूँ। बट ऐसा होता था कि जैसे मैं कुछ टाइम के लिए पढ़ रही हूँ, फिर संडेज़ को या वीकेंड्स को कभी कभी ब्रेक भी ले लेती थी। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। वो ऐसे बोलते थे कि नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बचपन से मुझे बोलते थे कि किताबी कीड़ा पढ़ती रहती है। हाँ जी, तो फिर उसके लिए वो लोग बोलते थे कि थोड़ा ब्रेक भी ज़रूरी है। तो वो लोग ही मेरे मतलब मोटिवेशन का काम तो मेरी फैमिली ने ही किया सारा। वो मुझे बोलते थे, ऐसे ड्रीम्स दिखाते थे कि तू थोड़ी सी मेहनत कर लेगी तो ये कर लेगी अचीव। मैं आपकी फैमिली को वैसे पर्सनली भी जानता हूँ, तो हाँ, मोटिवेशन तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इनको मोटिवेशन कहीं से मिल रही होगी तो अपनी फैमिली से मिल रही होगी। बहुत सपोर्टिंग फैमिली है आपकी। हमारे व्यूअर्स को कोई एडिशनल टिप्स देना चाहोगे? तो मैंने मोस्टली जो सवाल सबके मन में होंगे वो कवर कर लिए, बट फिर भी कोई ऐसी चीजें, कोई खास बातें जो आपके हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सबको अपने हिसाब से टाइम टेबल का देखना चाहिए, किसका बन पा रहा है या नहीं। पर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था कि मैंने अपने आप को टाइम टेबल में बांध लिया था, क्योंकि अगर मेरा टाइम फिक्स होता था, मैं उतने घंटे पढ़ाई ही करती थी बैठ के। मुझे ऐसा होता था कि हाँ, इतने टाइम तो पढ़ना ही है, इस टाइम में कुछ और नहीं करना, तो उतने टाइम में बैठ के पढ़ लेती थी। मतलब अगर ज़्यादा नहीं भी हुआ तो क्या जब आप पढ़ते थे तो क्या फोन आपका फ्लाइट मोड पे रहता था या रूम में नहीं रखते थे, या डिस्टरबेंस होती थी फोन से? नहीं, फ़ोन तो मैं रखती थी। अच्छा, बट ऐसा क्या था, मैंने थोड़े टाइम के लिए, वो ज़्यादा टाइम के लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने थोड़े टाइम के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सबसे ब्रेक ले लिया था। वो सब अनइंस्टॉल कर दिए थे। बोला था हाँ आपको, जी, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था तो मैंने वो स्मार्टफोन को छोड़ के वो जो नोकिया के आते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाले फोन, स्नेक की गेम आती है जिसमें, वो वाले फोन यूज करता था ताकि व्हाट्सएप वगैरह परेशान ही ना कर पाए। और बहुत सारे लोगों को तो लगा था पता नहीं कहाँ चला गया भाई दीपक, बट कहीं नहीं गया था, वो कुछ अच्छा करने में लगा हुआ था। तो ऐसे ही आप भी कहीं नहीं गए थे इंस्टाग्राम वगैरह से, दोबारा कंटिन्यू किया, अब तो और मजा आ रहा होगा बल्कि। हाँ जी, अब तो बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 250 मार्क्स उसके लिए होते हैं, तो हमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो कैलकुलेशन आपकी इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर बहुत ध्यान दें। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो 1 to 25 तक टेबल्स को याद कर लिया था, और क्यूब्स भी 1 to 20 तक मैंने याद करके रखे थे। उसके बाद एक ऐप थी, मैथ्स ट्रिक्स नाम से ऐप थी, मैथ्स ट्रिक्स। तो उसमें क्या होता था कि ना, आपकी कैलकुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ना कुछ वो देते थे, ट्रिक्स देते थे छोटी छोटी, कि आप उसको यूज़ करो और प्रैक्टिस करो। तो वो कुछ टाइम में आपको सॉल्व करना होता था, तो वो बहुत हेल्पफुल रही थी मेरी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। तो यार, मैं एक लाइन आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोलता हूँ, मान ली तो हार, ठान ली तो जीत। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज का कि मान ली तो हार और ठान ली तो जीत। क्योंकि अगर ये हार मान लेते जब टियर 1 का स्कोर लेके आए थे, तो शायद आज ये इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। इन्होंने ठान लिया, मैंने इनको थोड़ा सा कुछ दिया, मेजर क्वेश्चन का खुद का ही था, इन्होंने ठान लिया कि इनको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना, और देखो आज आपके सामने है। अब एक छोटा सा सवाल, पहली सैलरी आ जाएगी कुछ ही समय में, कुछ सोचा है कि उसका क्या करोगे? अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा चलो नहीं है कोई कि बात नहीं, क्या जब आएगी तो एक और वीडियो बनवाएंगे कि इन्होंने क्या किया पहली सैलरी का। वैसे तो हमने कोशिश करी है कि सारे सवाल कवर कर ले, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो पूछना तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप कमेंट कर देना, हम मैडम से पूछ के आपको बता देंगे। नहीं तो ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो एक और वीडियो ही ले आएंगे इन सवालों के जवाब के साथ। तो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, माता पिता की इज्जत करो, दिन में एक बार हंसा दिया करो उनको, जाओ फिर मौज करो।